AIOS में मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूं। अभी तक मैंने ये आपको नहीं बताया है कि किस तरीके से आप AIOS को अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसी बारे में होने वाली है। चलो देखते हैं कि AIOS को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और एयर कूलर्स के बारे में तो आपको पता ही हो, इजी टू इंस्टॉल होती है। AIOS कितना मुश्किल हो सकती है, चलो आज देखते हैं। मैं MSI की मैग M360 यूज कर रहा हूँ। अराउंड 6700 का ये कूलर है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 360 mm AIO है और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर की जो PC केस है इसकी ऊपर की साइड इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं इस कूलर को यूज करने वाला हूँ Ryzen 9 9900X के ऊपर। ये CPU बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसका TDP काफ़ी हाई है। तो चलो देखते हैं कि अगर मैं इसी CPU के ऊपर एक एयर कूलर इंस्टॉल करता हूँ, एक जाइगेंटिक एयर कूलर इंस्टॉल करता हूँ और एक लिक्विड कूलर या फिर AIO इंस्टॉल करता हूं तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है। देखो, अगर मैं एयर कूलर इंस्टॉल करता हूं तो टेम्परेचर अराउंड 90 to 95 डिग्रीज तक चला जाता है इजीली। और जब सिस्टम लोड में होता है बेसिकली, और यहाँ पर जो टेम्परेचर स्पाइक्स है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। पर AIOS के साथ क्या सिनेरियो बनेगी ये देखने वाली बात है, चलो देखते हैं। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, मैंने इस प्रोसेसर की सारे के सारे टेम्परेचर लिमिट्स एंड जो क्या कहते हैं उसको, वोल्टेज लिमिट्स, उनको हटा दिया है। और इसके लिए मैंने यूज किया है राइजन मास्टर टूल का, जो AMD का टूल है। तो बाकी तुम समझ लो। और अगर मैं AIOS की सिंपली बात करूं तो AIOS बहुत महंगे भी आते हैं, 30-35 हजार का भी AIO आता है, इससे महंगा भी आता है। पर उतना महंगा एक CPU कूलर इंस्टॉल करना मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता है। अगर ये AIO 4-5 साल भी चल जाए तब भी बहुत है। उसके बाद मैं एक और इसी प्राइस का AIO लगा लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। ऑब्वियसली आपको मिड रेंज एंड चीप ऑप्शंस भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर मिड रेंज एंड चीप ऑप्शंस के बीच में एक कूलर चूज किया है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने इसको परचेस किया है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ 3 फैंस मिलता है, बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाती है। एक्सेसरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें स्क्रीन में एक-एक करके दिखा दूंगा। और ऑब्वियसली तुम्हें मिल जाएगा रेडिएटर एंड पंप असेंबली। रेडिएटर एंड पंप असेंबली में जो पंप साइड है, यहाँ पर तुम्हें कुछ वायर्स मिल जाएगा। एक वायर सीधा जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, जहां पर तुम CPU फैन कनेक्ट करते हो, उसी हेडर में वो लगेगा। और ये जो हेडर तुम प्लग इन कर रहे हो, ये पंप के लिए है, ये पंप को पावर अप करेगा। यहाँ पर ARGB हेडर भी मिल जाती है, जो इस पोर्शन की लाइट को जलाता है, ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करता है। और क्या, और हाँ, फैंस को रेडिएटर में अलग से तुम्हें लगाना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। इसके लिए स्क्रूज दे रखे हैं, उनके हिसाब से लगाना है। और ऑब्वियसली सिर्फ फैंस को लगा देने से काम नहीं बनेगा, फैंस को तुम्हें मदरबोर्ड के साथ प्लग इन भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं और फिर फैन नहीं चल रहा है करके परेशान होते रहते हैं। तो फैंस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट भी करना है और फैंस की जो ARGB है उसको भी मदरबोर्ड के साथ प्लग इन करना है, अगर तुम्हारा मदरबोर्ड ARGB को सपोर्ट करता है तो। अब देखो, ये जो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ये बिना यूजर मैनुअल के करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर कोई यूजर मैनुअल बॉक्स के अंदर नहीं आता, एक QR कोड दे रखा है, उस QR कोड को सिंपली स्कैन करो, उसके बाद तुम यूजर मैनुअल अपने फोन में देख सकते हो या फिर किसी और डिवाइस में देख सकते हो। किन CPU सॉकेट्स को ये कूलर सपोर्ट करता है ये तुम स्क्रीन में देख लो। मेरे पास AM5 सॉकेट है, क्योंकि 9000 सीरीज है, AM5 सॉकेट है ऑब्वियसली। तो AM5 के लिए कौन सी एक्सेसरीज जरूरी है वो मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा रहा हूं। सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को लगानी है। पहले ही बता दूं, मैंने इसको लगाया तो था, पर मैंने इसको उल्टा लगा दिया था, बाद में मुझे इसको खोल के फिर से सही करना पड़ा था। तो ऐसे गड़बड़ इनिशियल स्टेज में हो ही सकती है। इसके बाद फैंस की बात करूं तो ये इनटेक है और ये एग्जॉस्ट है। और जो एग्जॉस्ट साइड है ये तुम्हें रेडिएटर साइड लगानी है। बेसिकली रेडिएटर की जो फिन्स है उसके जरिए गर्म हवा निकल जाएगा, बाहर जाएगा। और जैसे मैं रेडिएटर को PC केस के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूं तो गर्म हवा ऊपर ही जाएगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठता है, तो यहां पर मैं उस रूल को बेसिकली ब्रेक नहीं करूंगा। बेसिकली यहां पर एयर फ्लो का सिस्टम मैंने कुछ ऐसे रखा है, जो PC केस है उसके सामने से एयर इनटेक होगा, पीछे से एग्जॉस्ट होगा, ऊपर से एग्जॉस्ट होगा, बस। चलो अब इन स्क्रूज को इंस्टॉल करते हैं। इनको इंस्टॉल करने से पहले मदरबोर्ड में जो प्री इंस्टॉल्ड ब्रैकेट्स आती हैं इनको निकालना पड़ेगा। वो मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। जब ये तुम लगा लोगे उसके बाद रेडिएटर एंड फैन असेंबली को मुझे कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, इस कैबिनेट में पर्टिकुलरली जो पीछे के साइड की फैन है उसको, उस फैन को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज रेडिएटर फिट नहीं आएगा। पहले उसको खोल के रखेंगे, उसके बाद रेडिएटर को फिट कर देंगे, फिर उस फैन को मैं अपनी जगह पे लगा सकता हूं। और हमेशा तुम अपने कैबिनेट साइज को देख के, कैबिनेट की इनटेक, एग्जॉस्ट, ये सब कुछ पता करके ही एक रेडिएटर परचेज करना। कितना mm का रेडिएटर लोगे ये उस हिसाब से परचेज करना। और इस रेडिएटर को कहां पर इंस्टॉल करनी है, सामने लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, कहां पर लगाना है, ये मैंने इस वीडियो में समझाया है, जाके देखो। तो मैंने रेडिएटर एंड फैन असेंबली को इंस्टॉल कर लिया है। अब बचा है तो सिर्फ पंप को इंस्टॉल करना, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने पहले एक गलती की थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो ब्रैकेट है उसको मैंने उल्टा लगा दिया था, तो ब्रैकेट को मैंने फिर से खोल के सही कर दिया। उसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर इन स्क्रूज को कसना है।
पर उससे पहले थर्मल पेस्ट देना मत भूलना। थर्मल पेस्ट मैंने लगा दिया, उसके बाद पंप को लगा के सिंपली मैंने स्क्रूज को कॉर्नर टू कॉर्नर कस दिया है। अब पंप को CPU फैन हेडर में कनेक्ट करनी है। ये चीज बहुत जरूरी है, भूलना मत ये करना, अदरवाइज पंप चलेगा नहीं और सिस्टम हीट होगा, तो और भी कुछ बिगड़ भी हो सकती है और भी कुछ बुरा भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके साथ साथ जो फैन है, रेडिएटर की जो फैंस हैं, उनको भी तुम्हें मदरबोर्ड के साथ प्लग इन करना है। अब देखो 3 फैंस हैं, तो इसके लिए इस बॉक्स के अंदर ही एक स्प्लिटर दे रखा है, फैन स्प्लिटर जिसको कहते हैं। एक साइड मदरबोर्ड में जाएगा और जो 3 साइड यहां से निकल रही है, तीनों साइड 3 अलग अलग फैंस को कनेक्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा काम है। सभी मदरबोर्ड्स में बहुत सारे फैन हेडर्स नहीं होते हैं, तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अब ARGB हेडर को प्लग इन करनी है। हर फैन के लिए इंडिविजुअल ARGB हेडर है, तो इनको मैं कहां से लगाऊं, कहां पर लगाऊं इनको? तो इनको सिंपली मैं डेजी चेन कर दूंगा। हर एक हेडर के साथ एक फीमेल और एक मेल आता है, तो इनको मैं डेजी चेन कर दूंगा। उसके बाद उनका एक हेडर बचेगा, वो जाएगा सीधा मदरबोर्ड में। और एक चीज देखो, इस पूरे AIO के साथ एक नॉइज रिड्यूसर आता है। नॉइज रिड्यूसर ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर शायद एक रेजिस्टर दे रखा है, अब वो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं घुसूंगा। पॉइंट यहाँ पर ये है, ये जो नॉइज रिड्यूसर है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे जो मदरबोर्ड है उसमें काफी सारे फैन हेडर्स हैं, तो जरूरी नहीं है। बेसिकली उनके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है जिनके मदरबोर्ड में कोई एक्स्ट्रा फैन हेडर नहीं है। मोलेक्स कनेक्टर को यूज करके, जो पावर सप्लाई की मोलेक्स कनेक्टर होती है, मोलेक्स कनेक्टर को यूज करके रेडिएटर की जो फैंस है उनको चलानी है। तो बेसिकली तब मदरबोर्ड फैंस को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करेगा, फैंस एक कांस्टेंट स्पीड में चलता रहेगा। अगर तुम इस नॉइज रिड्यूसर का यूज ना करो तो फैंस फुल स्पीड में चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज करेगा ऑब्वियसली। इसीलिए इस केबल को नॉइज रिड्यूसर कहा जाता है। इसके जरिए, इसके अंदर शायद कुछ रेजिस्टर दे रखा है या फिर कुछ तरह का कोई और कंट्रोलर भी हो सकता है, इसके जरिए वोल्टेज को कम करके या फिर PWM सिग्नल से इन फैंस की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हारे सिस्टम में कोई फैन हेडर, एक्स्ट्रा फैन हेडर है तो। एनीवे, चलो टेम्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टेम्स में तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुई है। जब मैंने सिनीबेंच को रन किया था, और सिनीबेंच CPU को बहुत ज्यादा लोड देता है डेफिनेटली, तो जब मैंने सिनीबेंच को रन किया था तो टेम्परेचर देख सकते हो 85, 87, 89, कभी कभी 90s टच कर लेता है, 90 डिग्रीज टच कर लेता है। पर 90 डिग्रीज मैंने जब रिकॉर्ड किया था वो नहीं आया था, वो जस्ट मैंने खुद देखा था। तो 90 डिग्रीज को भी टच कर लेता है, पर वो रेयर है। पर जब मैं एक एयर कूलर यूज करता हूं तब टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा है, 90 to 95 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है। 90, 92, 95 तक टेम्परेचर इजीली चला जाता है, बहुत ज्यादा स्पाइक्स बनती हैं। इस केस में जब मैं AIO यूज कर रहा हूं, इस केस में टेम्परेचर स्पाइक्स बहुत ही कम है। बाकी यहाँ पर सही है, कोई AIO में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट है पर बहुत ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस में 5 डिग्रीज का डिफरेंस मान सकता हूं, 5 डिग्रीज। कुछ केसेस में 7 to 8 डिग्रीज का भी डिफरेंस आ सकता है। पर हाँ, एक बात है, जो एयर कूलर से बहुत ज्यादा नॉइज करेगा, क्योंकि जब इतना हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा तो फैंस की स्पीड एक एयर कूलर की काफी ज्यादा हो जाएगी, तब नॉइज तो डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो PC के बाकी फैंस है उसका भी स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि PC के अंदर ज्यादा गर्मी पैदा होगी, तो मदरबोर्ड सेंस करेगा कि हाँ, फैंस की स्पीड को और बढ़ाना है, तो ये सिस्टम बन जाएगी, सिचुएशन तब बन जाएगी। पर AIOs के साथ डायरेक्टली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है CPU से, वो सीधा एकदम केस से बाहर जा रहा है, कंप्यूटर केस से बिल्कुल बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, केस की बाकी जो फैंस है वो रैंप अप नहीं होगा, तो नॉइज काफी कम रहेगी। बाकी तुम्हारा खुद का डिसीजन है, अगर तुम चाहो तो AIO ले सकते हो, चाहो तो एयर कूलर भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द CPU। अगर इतना पावरफुल CPU है तो AIO ही ज्यादा बेहतर है। तो बस अभी के लिए इतना ही। एयर कूलर्स एंड लिक्विड कूलर्स के ऊपर जो बाकी 2 वीडियोस है वो मैं स्क्रीन में तुम्हें दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय।